स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेस पर। पिछले वीडियो में हमने पाठ के बारे में पढ़ा, व्याख्या जानी और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में जो पाठ के पीछे के प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे हम और प्रश्नों का उत्तर जानने के साथ उनको अच्छे से समझेंगे भी। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न पर कि क्या है प्रश्न और उनका उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। वैसे जो कविता होती है, कविता लिखते समय जो कवि होता है उसका जो भाव होता है वह किसी के लिए भी है, किसी के लिए भी अपना पराया जैसा नहीं होता है। कवि जिस भाव के साथ कविता लिखता है उसको पढ़ने के बाद जो पाठक होता है वह चाहे मित्र हो, चाहे वह हमारे मित्रता की सूची में ना हो करके, वह हमारा बहुत खास ना हो करके आम व्यक्ति ही हो, उसके लिए भी वही भाव निकलना चाहिए। तो कुछ वैसा है। यहाँ पर जो ये प्रश्न आया है कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं, तो यहाँ पर अधिकतर ये बच्चों के साथ होता है कि जो बच्चे होते हैं वह भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि भेदभाव की समाप्ति की बात कर रहा है। कवि जो है वह किसी के साथ भी भेदभाव ना करने के बारे में बता रहा है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही है सब घर एक कर देने के माने का मतलब कि जैसे हम अपने घर के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, वैसे ही दूसरे, मतलब अपने व्यक्तियों के साथ हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसे दूसरों के साथ भी। तो ये अधिकतर बच्चों में ये भाव दिखता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कवि ने जो अपनी कविता लिखी थी, कविता के बहाने, वहाँ पर कवि ने बताया था कि चिड़िया के पास जो है उसके पास भी एक सीमा होती है, लेकिन फूल के पास उनके पास भी सीमा होती है, लेकिन कविता लिखने वाले कवि के पास उसकी भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती है। उसकी भावनाओं के पास अनंत सीमा होती है, वैसे ही जैसे कि बच्चे। तो यहाँ पर क्या होगा, कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सीमा अथवा भेदभाव का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चे अपने खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखते, उसी प्रकार कविता में भी किसी सीमा, स्थान या समय की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह बच्चे खेलते समय हर प्रकार के भेदभावों को भूलकर, अभी हमने बताया आपको, सभी घरों को अपना समझकर उनमें खेलने चले जाते हैं, सभी घरों के मन मुटावों को मिटाकर एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी बिना किसी के साथ भेदभाव किए समाज के हर वर्ग के श्रोता व पाठक को एक समान रूप से प्रभावित करती है। यहाँ पर जो कविता लिखी जाती है, कविता को पढ़ने वाला चाहे वह हमारा मित्र हो, चाहे वह कोई आम व्यक्ति हो, सबके साथ वैसा ही भाव रखती है कविता, किसी के साथ बदलती नहीं है, उसका भाव बदलता नहीं है, वही यहाँ पर है। और कभी भी बच्चों की ही भांति पूरे समाज को एक समान समझता है, वह बिना किसी भेदभाव के कविता की रचना करता है। ये इसका पूरा उत्तर हुआ। और इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो कविता लिखते समय जो कवि जी हैं उन्होंने उड़ने के लिए चिड़िया की बात बताई थी कि चिड़िया के पास उड़ने की एक सीमा होती है। खिलने के लिए उन्होंने फूल का उदाहरण दिया था कि फूल के पास खिलने की एक सीमा होती है, खिलने के बाद वो कुछ समय तक ही खिल सकता है, उसके बाद मुरझा जाता है। चिड़िया भी कुछ समय, कुछ ऊंचाई तक उड़ सकती है, उसके बाद नहीं उड़ सकती है। लेकिन कवि बता रहा है कविता के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कविता के जो भाव होते हैं वह अनंत ऊंचाइयों तक जाते हैं। कवि का जो कल्पना का भाव होता है वो अनंत ऊंचाइयों तक, अनंत सीमा तक जाता है, उसके पास कोई सीमा नहीं होती है। और ऐसे ही वह एक बार जब लिख दी जाती है कविता तो उसका भाव हमेशा महकता रहता है। उसमें एक फूलों की तरह एक सीमा नहीं होती, कुछ दिन या
कुछ समय के बाद वह मुरझा जाए। कविता में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कुछ वैसा ही होगा। उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी को उड़कर पार करती है, परंतु कविता कल्पना के पंख लगाकर सीमा और समय तक को पार कर जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कविता की उड़ान विस्तृत होती है। विस्तृत होने का मतलब अनंत होती है, वह उसके पास कोई सीमा नहीं होती है। अब फूल की तरह क्यों कहा है कवि ने? इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। जिस तरह फूल अपनी सुंदरता व सुगंध से हर तरफ प्रसन्नता फैलाता है, उसी तरह कविता भी मन के भावों से विकसित होकर लंबे समय तक मनुष्य को आनंद देती रहती है। फूल केवल कुछ समय के लिए ही सुगंध देता है, आनंद देता है उस अपनी सुगंध के द्वारा, लेकिन कविता के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फूल के खिलने की भी एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन कविता बिना मुरझाए हमेशा खिलती रहती है। ये पूरा इसका उत्तर हुआ और आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ये दो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चे को समानांतर रखने के कारण वो ये होंगे कि जो बच्चे हैं उनके पास भी उनकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक यही कविता के साथ भी होता है। जो बच्चे होते हैं वह खेलने के लिए किसी अपने पराये घर का चुनाव नहीं करते हैं। वह खेलते खेलते किसी दूसरे के घर भी जा सकते हैं, अपने घर से भी वह खेल खेल सकते हैं। तो ठीक यही कविता के साथ भी होता है। कविता कोई ख़ास मित्र ही नहीं पढ़ता है। जिस कवि ने कविता लिख दिया एक बार तो उसको उसका मित्र भी पढ़ेगा और उसके जो मित्र की सूची में नहीं है वह भी पढ़ेंगे। तो यही वजह है जिसकी वजह से कवि ने यहाँ पर बच्चे और कविता को समानांतर रखा है। क्या है होगा? बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। बच्चों के खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, इस तरह कविता का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। बच्चों के सपने असीम होते हैं, इसी तरह कविता की कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते हैं। ये हमारा उत्तर हुआ और हमने बताया भी कि किस लिए यहाँ पर बच्चे और कविता को समानांतर रखा है कवि ने। उसके पीछे का कारण यही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? यहाँ पर फूल के उदाहरण को लेते हुए कवि ने बताया था कि बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने। फूल तो तभी तक महक सकता है जब तक वह मुरझाया नहीं है। जैसे ही वो मुरझाना शुरू किया तुरंत उसके अंदर से सुगंध समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे कम होते होते एक समय आता है सुगंध बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन कविता में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कविता में बिना मुरझाए महकने के माने से कवि का मानना है कि कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। फूल खिलने के एक निश्चित समय के बाद वे मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता अपने भावों के कारण हमेशा खिली रहती है। उसमें हमेशा एक ताजगी बनी रहती है। इसकी महक हमेशा बरकरार रहती है, क्योंकि एक अच्छी कविता का भाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जो सदैव लोगों को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए वह बिना मुरझाए सदैव खिली रहती है। ये कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए का जो भाव था कवि का, वो यही था। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? अब ये अभी तक जो ये प्रश्न था, प्रश्न संख्या 4 तक, ये कविता के बहाने तक का था। और जैसा कि आपको पता है कि आपके इस पाठ में 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर। तो यहाँ पर अभी तक प्रश्न संख्या 1 से 4 तक
केवल कविता के बहाने के प्रश्न के उत्तर थे। अब हम जो बात सीधी थी पर कविता है कुंवर नारायण जी की, उससे कुछ जो प्रश्न बनेंगे पाठ्य पुस्तक के, उनका उत्तर है ये कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ यह है कि अच्छी बात को कहने के लिए और अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा व सही शब्दों का सही बात अथवा भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसे समझने में आसानी होगी। कविता की व्याख्या पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि यदि हम अगर अपने कविता को बात सीधी थी और जब उस बात सीधी थी पर कविता में साफ साफ हमने ये देखा कि यदि हम कविता लिखते समय उसके भाव का ध्यान न रख के केवल अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव कर दें और उनमें हम कठिन से कठिन शब्दों को चयनित करके बांध करके एक कविता तैयार कर दें और उसका भाव वैसा बिल्कुल ना निकले, तो फिर वो कविता सच में कविता नहीं रह जाती। उसमें भाव प्रधान होना चाहिए, ना कि शब्द प्रधान। यही बात यहाँ पर ये उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। वो यही है कि आप जब कविता लिख रहे हैं तो उसमें भाषा होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए। केवल आप एक ऐसा प्रारूप तैयार कर दें जो कविता का होता है तो वो जरूर उससे ही कुछ नहीं होने वाला। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बात और भाषा, ये वाला प्रश्न आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसका उत्तर, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? ये वही अभी जो अभी पिछले प्रश्न के समय हमने बताई बात कि हम ऐसे शब्दों का चुनाव बिल्कुल ना करें। ये कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, कभी कभी भाषा के चक्कर में तो हम ऐसे शब्दों का चुनाव कर ले रहे हैं जिसकी वजह से जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं वह बात सरल शब्दों में ना होकर के जटिल शब्दों में हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। उत्तर क्या होगा? बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण जटिल शब्दों का प्रयोग हो सकता है। जटिल शब्दों का प्रयोग, कवि व लेखक अपनी भाषा को कठिन बना देते हैं तथा आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। यदि हम ये माने कि हम अच्छे कठिन से कठिन शब्दों का चुनाव करके कोई बात कह रहे हैं, वह हमारी बात एकदम सही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बात सरल होनी चाहिए। अगर सरल शब्दों में आपकी बात है तो वह आसानी से हर किसी को समझ में आ सकती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे, इससे वह अपनी बात के भाव को कहने में असफल हो जाते हैं। असल में भाषा कविता के भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है, लेकिन जब कवि द्वारा कविता में प्रभावशाली व बनावटी शब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है, यदि हम उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि इनमें हमारे पास अधिक से अधिक शब्दों का भंडार है, हम अधिक से अधिक शब्दों के जानकार हैं, इसको दिखाने के लिए हम भाव का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। हमारे लिए मतलब कवि के लिए। तो कविता बाहर से दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है, मगर उसके भाव स्पष्ट ना होने के कारण वह लोगों को नहीं समझ में आते हैं। ठीक, ये इसका उत्तर हुआ। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। बात की चूड़ी मर जाना मतलब तथ्यहीन हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा? बात में कसावट का ना होना। बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, ये सहरज लिखा है, यहाँ पे सहज होगा। इसके बाद बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना मतलब बात का पकड़ में ना आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात का प्रभावहीन हो जाना।
और इसके बाद बात का बन जाना हो जाएगा कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना। ये आपका पूरा हुआ जो पाठ्य पुस्तक का प्रश्न था। पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न थे आपके, ये पूरे हुए और उनका उत्तर ये हुआ। और एक बार सभी उत्तर ये प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक जो पाठ्य पुस्तक के आपके प्रश्न हैं, सभी प्रश्न क्रमशः सबका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। और इसके बाद अब केवल इन्हीं 7 प्रश्नों को, 2 कविताएं हैं और उन 2 कविताओं में केवल 7 प्रश्न बनना ये संभव नहीं है। और आप जैसे कि हम पिछले वीडियो में हर बार बताते रहे हैं कि आपको पूरा पाठ अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पूरा पाठ अच्छे से तैयार है तो पाठ से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आप अवश्य कर ले जाएंगे। तो अभी इससे कुछ संभावित प्रश्न और भी हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उन सभी प्रश्नों के लिए आपको अगले वीडियो को देखना होगा। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम पाठ से जो आपकी 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, इन दोनों कविताओं से जो परीक्षा के दृष्टि से संभावित प्रश्न हैं उसके लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए।